हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर लाइव्स। आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करेंगे। उनको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, प्लस इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज का पहला आर्टिकल है जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे होगा। ठीक है, तो आपको स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंडिया क्रूशियल पार्टनर ईरान और इजराइल दोनों के साथ है। इजराइल के साथ इंडिया बहुत ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर इंपोर्ट करता है, और जब हम ईरान की बात करते हैं तो वहाँ से हम ऑयल इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है वो यहाँ पे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी एक साइड का फेवर नहीं कर सकते हैं, वरना इसका वाइस वर्सा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, पहले बैकग्राउंड समझते हैं। बैकग्राउंड ये था कि इजराइल ने ईरान पे अटैक किया। ठीक है, उसकी न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया। अटैक का कारण क्या था कि ईरान प्रॉक्सी वॉर में बहुत ज़्यादा शामिल होता है इजराइल के अगेंस्ट। जैसे हमास और हूती जैसे रेबल ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करता है, उनको एम्यूनेट करता है ताकि वो इजराइल पे अटैक कर सके। तो उसके बिहाफ पे इजराइल ने रिस्पॉन्ड किया स्ट्रेट अवे ईरान के ऊपर। अब जब इजराइल ने ईरान पे अटैक किया तो ईरान ने भी रिस्पॉन्ड किया इजराइल के ऊपर, और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इजराइल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत सीवियर डिस्ट्रक्शन हुआ, प्लस जो वहाँ के मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हुई ह्यूमंस की, जो ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर। अब इसमें इंडिया कंसर्न क्या है? इंडिया कंसर्न ये है कि 18,000 इंडियंस स्टे कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं इजराइल या मिडिल ईस्ट जोन्स में। और अगर ये जो टेंशन है ईरान और इजराइल का ये फर्दर एक्सटेंड करता है तो हमारी ऑयल प्राइसेस बहुत सीवियरली हिट होंगी। प्लस ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। अगर ये एक्सटेंड होता है टेंशन, तो वहाँ पे अगर किसी भी तरीके का ब्लॉकेट करता है ईरान, तो 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। अभी मैं आपको उसकी लोकेशन स्पेसिफिक बताऊंगा, तो कितना ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी में, ऑल ओवर वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें। प्लस अगर स्ट्रैटेजिकली बात करें तो इंडिया ने बहुत ही, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, गुड रिलेशंस रखे हैं ईरान और इजराइल दोनों के साथ। प्लस ना केवल ऑयल इंपोर्ट करता है, बल्कि इंडिया ने छाबहार पोर्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एक डील हो रखी है 10 साल की। तो अगर इंडिया इजराइल का साथ देता है तो मे बी ये डील इंपैक्ट हो, इससे इंडिया को ही लॉस होगा। ठीक है, तो इस वजह से इंडिया को बहुत ही डिप्लोमेटिकली इस सिचुएशन को टैकल करना होगा। ओके, अब हुआ क्या, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इजराइल ने न्यूक्लियर साइट पे ईरान के अटैक किया। तो वो कहाँ पे है? ये इस्फहान रीजन। प्रीलिम्स में जो प्लेसेस इन न्यूज़ होता है उसमें आपको बहुत अच्छे से इसको लिख लेना है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे रीजन पूछ सकते हैं कि इस्फहान रीजन कौन सी कंट्री का पार्ट है। ठीक है, जिसमें कई मल्टीपल कमांडर्स भी मरे हैं, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ, ईरान ने भी मल्टीपल स्ट्राइक्स की इजराइल के ऊपर। इसका जियो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। प्रॉक्सीज वॉर करता है ईरान इजराइल की वॉर। अगर एक बहुत टेंशन है पूरी वर्ल्ड में कि अभी तक क्या हो रहा था, जितने भी इजराइल पे अटैक हो रहे थे वो एक रेबल ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था, और रेबल ऑर्गेनाइजेशन कोई स्टेट नहीं स्पॉन्सर करता है फॉर्मली आकर के। यूएन में किसी तरह का इसका वो नहीं होता कि नहीं एक स्टेट स्पॉन्सर या कोई कंट्री इस चीज़ को स्पॉन्सर कर रही है। लेकिन अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, यहाँ पे इजराइल एक कंट्री है और ईरान एक कंट्री है। तो अगर ये दोनों कंट्री सामने आते हैं तो इट विल बी लाइक अ फुल स्केल वॉर। यहाँ पे अभी तक इजराइल एक कंट्री थी, दूसरी हमास कोई कंट्री नहीं है, हूती कोई कंट्री नहीं थी, रेबल ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनको कहा जाता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है ये सीवियर इस वजह से है, इससे जो गल्फ रीजन है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है। ठीक है, और इंडिया की पोजीशन एज यूजुअल हमने रेस्ट्रेन किया है कि हम कोई स्पेसिफिक स्टैंड किसी की साइड नहीं लेते हैं, बल्कि इंडिया इस चीज़ को हमेशा करता है कि ये टेंशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डीएस्केलेट हो। अब समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एग्जैक्ट लोकेशन का है। ये आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है इसको पर्शियन गल्फ कहते हैं, ये गल्फ ऑफ ओमान है। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ये अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर विड्थ का एक एरिया है, लाइन है। ठीक है, इसके बीच से अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड पास होता है। केवल इंडिया का 40% इंडियन क्रूड ऑयल पास होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना ज़्यादा क्रूशियल है, ना केवल इंडिया के लिए बट ऑल ओवर
वर्ल्ड के लिए। इसमें आपको दिमाग में बहुत अच्छे से ध्यान क्या रखना है, पर्शियन गल्फ से कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे लगी हुई हैं, जैसे आप देख सकते हैं ईरान, कुवैत, फिर यहाँ पे कतर। तो ये आपको बहुत अच्छे से इसको लिख लेना है। प्लस गल्फ ऑफ ओमान को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी कंट्री कनेक्टेड है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इंपॉर्टेंस क्या है, किससे किसको कनेक्ट करता है, ये ऑलरेडी 2013 में इसका क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के। ठीक है, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने डाला है। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि ये मेंस पर्सपेक्टिव से है कि द escalating in the Iran-Israel conflict has significant implication for regional and global geopolitics. Discuss its impact on India's energy security, strategic autonomy and West Asia policy. अब आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करनी है बाय रीडिंग दिस आर्टिकल। जैसा मैंने आपको बताया कि क्या ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, किस तरह से उसका रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट हो सकता है, प्लस किस तरह से इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, हम बहुत ही ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट अभी नहीं है एनर्जी के मामले में, अभी भी हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है मिडिल ईस्ट पे, तो उसका इम्पैक्ट कैसे होगा, प्लस जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा इस पूरी सिचुएशन का। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं। ये है आपका उड़ीसा में फ्लैश फ्लड आया है सुवर्ण रेखा रिवर। ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज सबसे पहले मैं आपको ये आर्टिकल समझा देता हूँ इसमें हुआ क्या। अप्रोक्सीमेटली 50,000 पीपल अफेक्ट हुए इस फ्लैश फ्लड से। ठीक है, और इसका रीजन क्या था वो मैं आपको अब समझाता हूँ। फ्लैश फ्लड एक सडन और इंटेंस फ्लड कहा जाता है। ठीक है, मतलब आज हमको जैसे कहा जाए कल बारिश होने वाली, तो कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो सकते हैं कि हाँ भैया कल बारिश होगी, तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट अगर अचानक से, जैसे आपने केदारनाथ में देखा, वहां पे क्या हुआ, फ्लैश फ्लड्स आए थे, मतलब विद इन पीरियड ऑफ फ्यू मिनट्स आवर के बीच में बहुत इंटेंस रेनफॉल हो, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो जाए, जिसके लिए हमारी टेक्नोलॉजी ना प्रिपेयर्ड हो, जिसके लिए ह्यूमंस ना प्रिपेयर्ड हो, उसे हम लोग फ्लैश फ्लड, अचानक से आने वाली आपदा को हम लोग फ्लैश फ्लड्स कहते हैं। ठीक है, हैवी रेनफॉल हो सकती है, रीजन उसका क्या हो सकता है, हैवी रेनफॉल, डैम ब्रेक हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सडन इंक्रीज ऑफ वाटर हो सकता है जो डैम से किया जाए। इसकी वेलोसिटी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तब बन जाता है जब ये किसी बहुत ही इंटेंसली ह्यूमन पॉपुलेटेड एरिया में ऐसा हो। ठीक है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, बहुत फास्ट ऑनसेट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है ये। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, हिली रीजन्स में हो सकता है, जैसे आपका मैंने माउंटेनियस रीजन बताया, अर्बन लोलैंड में हो सकता है, स्मॉल रिवर बेसिन्स में हो सकता है। ठीक है, रीजन अगेन क्लाउड बर्स्ट, डैम ब्रीच, अपस्ट्रीम वाटर, ये सारे इसके रीजन्स होते हैं फ्लैश फ्लड्स के। ओके, नेक्स्ट समझते हैं रीजन्स। अभी जो बालासोर उड़ीसा में, ये जो आपको मैंने आर्टिकल बताया है कि आखिर यहाँ पे क्यों आया। ठीक है, तो हुआ क्या, देयर इज वन डैम बाय द नेम चंडल डैम, ये सुवर्ण रेखा रिवर पे बना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा, पहली बात तो बारिश हुई, हैवी रेनफॉल हुई झारखंड में, जिसकी वजह से जो डैम था उसका वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और वाटर लेवल बढ़ने की वजह से यहाँ पे वाटर, अगर डैम की एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा अगर वाटर होगा तो डैम डिस्ट्रॉय होने की प्रॉब्लम हो सकती है, डैम बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो इस सिचुएशन को बचाने के लिए डैम से वाटर को रिलीज किया जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे हुई, जो बालासोर रीजन की बात कर रहे हैं, जब वाटर लेवल डैम का बढ़ा तो चंडल डैम को इन्होंने ओपन कर दिया। ओपन करने से क्या हुआ, ये बहुत ही अनअनाउंस था, क्योंकि इवन दो चंडल डैम की अथॉरिटीज को भी ये बात नहीं पता थी कि पीछे से पानी बहुत ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा, बहुत ही बोलते हैं ना, अनसीजनल हैवी रेनफॉल हो गई थी झारखंड में, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत लेवल डैम का बढ़ गया, और इसके बढ़ने की वजह से लेवल बढ़ने के साथ इन्होंने वाटर रिलीज कर दिया, और वाटर रिलीज के कारण, और पुअर वार्निंग भी थी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसकी वजह से बहुत इंटेंसली यहाँ पे पानी, जैसा आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, ऑल द इमेज है, बट इस तरह से पानी पूरा भर गया एरिया में। ठीक है, देखते हैं सोल्यूशन क्या हो सकता है। ये आपकी मेंस राइटिंग में बहुत ज़्यादा, अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे इट विल बी ऑफ नो यूज। हम डिस्कस करेंगे क्या इसका सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन ये हो सकता है कि हमें देखना चाहिए कि जो डैम है उसकी कैपेसिटी कितनी है, हमेशा क्या वो जो कैपेसिटी के लिए वो हमेशा केपेबल है। अगर डैम की कैपेसिटी लेट्स से अगर 100 यूनिट है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कभी वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे आएगा तो ब्रेक हो जाएगा, तो उसका रेगुलर मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन एफर्ट के तरीके से काम करता है।
प्लस हमें ध्यान ये देना चाहिए कि वाटर लॉगिंग जो अर्बन एरियाज में है वो बहुत अच्छे से ध्यान दी जाए, ताकि वो फ्लैश फ्लड जैसे सिचुएशन को हैंडल कर सकें। जैसे बेंगलुरु में हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पे जो अर्बन ड्रेनेज है वो उतना अच्छा नहीं है, इवन दो वहाँ फ्लैश फ्लड्स नहीं आते, बट बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो जाती है। उसका फर्दर सोल्यूशन है एफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा पेड़ लगाएं, वेटलैंड का प्रोटेक्शन किया जाए, वार्निंग सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑल्दो फ्लैश फ्लड्स बहुत ही ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम प्रिपेयर नहीं होते हैं, लेकिन इससे अगर उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाए तो कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन निकाला जा सकता है। अवेयरनेस कैंपेन ये भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, जिसमें लोगों को एजुकेट किया जाए फ्लड सेफ्टी को लेकर के। वहाँ के जो ऐसे रीजन्स आइडेंटिफाई किए जाएं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोन हो किसी डिज़ास्टर को लेके, किसी फ्लड को लेके, तो वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको अवेयर किया जाए, सैनिटाइज किया जाए कि आप लोगों को फ्लड आने पे कैसे करना है। जब तक एनडीआरएफ की टीम या कोई सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की तरफ से ना आए, तब तक आपको किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है। और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें कंस्ट्रक्शन फ्लड प्लेन्स पे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अगर एक रिवर है उसका एक कोर्स होता है तो उसके आसपास के 1 से 2 किलोमीटर के एरिया को हम लोग फ्लड प्लेन्स कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से इंसान सोता है वो करवट लेता है राइट लेफ्ट में, इन द सेम वे डैम नहीं सॉरी और रिवर भी अपना कोर्स चेंज करता है, वो इधर उधर करवट लेता है। तो ये कहा जाता है कि हमें रिवर के आसपास के फ्लड बेड्स में बहुत ही हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। अगर हैवी कंस्ट्रक्शन होगा तो इससे अगर कभी रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि डैमेज ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बट ह्यूमन मोर्टेलिटी भी उससे बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, ये कुछ सोल्यूशंस हैं, इसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस में। प्लस अब हम देखते हैं सुवर्ण रेखा रिवर के आसपास कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज। आई एम नॉट सेइंग सुवर्ण रेखा रिवर पे, आई एम सेइंग सुवर्ण रेखा रिवर के आसपास, जैसे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व देखा जाए, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क भी आपका वहीं पे है। वेटलैंड्स में देखा जाए तो भीतरकनिका मैंग्रोव्स रामसर वेटलैंड साइट है उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का लेक ये भी आपका उड़ीसा में है। तो आप इन सब को आपको करना क्या है, आपको जैसे मैंने सिमलीपाल बताया, आपको भीतरकनिका बताया, चिल्का बताया, तो आपको एक बार नेट पे सर्च करना है कि कौन सी रिवर चिल्का, कौन सी रिवर आपका भीतरकनिका मैंग्रोव से सिमलीपाल से पास हो रही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपको देखना है कि ये सारे एरियाज में कोई रीसेंट न्यूज़ हुई है क्या। अगर कोई भी अपडेट न्यूज़पेपर में आता है तो ऑलरेडी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट अभी अगर यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा उतना रिलेवेंट नहीं होगा। बट ये इसलिए डाला गया ताकि आप लोग समझ सकें कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर देखा जाए तो फ्लैश फ्लड्स आर इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इन इंडिया, especially in hilly regions. ठीक है, discuss the causes and suggest multi-dimensional solutions to manage them effectively. आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, बट आपको हमेशा एक ब्लूप्रिंट रेडी रखना है अपने आंसर्स का, कि अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आप उस ब्लूप्रिंट को एज इट इज अपने आंसर्स में डाल सकें। तो ऐसे कहा फ्लैश फ्लड्स इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो आपको मैंने जब सोल्यूशन दिया हुआ है तो अगर सोल्यूशन दे रहे हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर हम लोग कह रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दैट मीन्स अभी नहीं हो रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये एक प्रॉब्लम है ना। अगर मैं कह रहा हूँ रियल टाइम मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है, दैट मीन्स अभी रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। तो कभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि कैसे सोल्यूशन देना है, तो उसी सोल्यूशन को आप सोचिए कि प्रॉब्लम भी तो होगी ना उसी में। अगर कोई सोल्यूशन दिया जाए तो प्रॉब्लम भी, आप रिवर्स जाइए, आपको प्रॉब्लम भी उसमें मिल जाएगी। मल्टी डायमेंशनल सोल्यूशन को, जो यहाँ पे मैंने आपको सोल्यूशंस दिए हैं, इन सोल्यूशंस को आप एज इट इज फ्रेम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका अबाउट नेक्सलिज्म। ठीक है, कि जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि जितने भी नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं उनमें जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, उसमें ये कहा गया है कि जितने फॉरेस्ट राइट हैं फॉरेस्ट पीपल को, ट्राइबल्स को दिए जाएं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, आई एम सेइंग स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, इसलिए मैंने स्टेट गवर्नमेंट कहा। तो किस तरह से नक्सलिज्म को रोकने में मदद कर सकता है फॉरेस्ट राइट जो एक्ट है 2006, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो अगर हम समझें तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने
4300 कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट को ग्रांट किया है पिछले 1.5 साल में। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं उनकी लैंड की ओनरशिप उनको दी गई प्रॉपरली। इससे क्या हुआ, उनके जो टेंशन्स थे, उनके दिमाग में सेटबैक्स थे कि उनकी लैंड कभी भी ली जा सकती है, वो हटाया गया, जिसने फर्दर हेल्प की नक्सलिज्म को कंटेन करने में। इट इज़ नॉट द होल टाइम कंप्लीट सोल्यूशन, बट इससे कई हद तक एक होप दिखती है, मे बी इससे नक्सलिज्म कंटेन किया जा सके। ठीक है, ये जो टॉपिक है दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 3। वहाँ पे जो इंटरनल स्टेट्स वो होते हैं, आपका एक्सट्रीमिज्म का एक स्पेसिफिक टॉपिक है जीएस पेपर 3 में। वहाँ पे आपका टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के टॉपिक में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने बताया कि फॉरेस्ट राइट कैसे नक्सलिज्म को हेल्प कर सकते हैं कंटेन करने में। ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट राइट्स हैं, इससे क्या होता है, जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है उसको एक तरीके से रिमूव किया जाता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट ने लैंड ओनरशिप दे करके, आपको मैंने ऑलरेडी बताया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जो उनके लीगल राइट्स थे उनको प्रोवाइड किया। इससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है ट्राइबल्स के बीच में, जो लोकल गवर्नेंस होती है वो एम्पावर होती है। जो रिक्रूटमेंट बेस होता है, नक्सलिज्म का एक रिक्रूटमेंट बेस होता है। मान लो ये एक स्टेट है, स्टेट में ये फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे इनका कहीं रिक्रूटमेंट बेस होता है नक्सलिज्म का, जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं। ठीक है, कहते हैं आपकी हमारी ये प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स में 2-3 प्रॉब्लम बहुत अहम रखते हैं कि आपकी लैंड छीने ले रहे हैं ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं। तो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि इनके पहले जो बहुत ही फंडामेंटल रीजंस हैं नक्सलिज्म में शामिल होने के, बच्चों के या फिर जो बड़े लोग हैं, पहले उसको ख़त्म किया जाए, जिसमें एक ये भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटीज़, जब गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स में, लोन्स में, सब्सिडीज़ में ये लोग शामिल होंगे तो इनका दिमाग नक्सलिज्म से हट के डेवलपमेंट की ओर जाएगा। ठीक है, और इसका कुछ सक्सेस एग्जांपल्स भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने जो रीसेंट पुश किया है उससे नक्सल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा रिडक्शन भी देखने को मिला है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं इसका। टू व्हाट एक्सटेंट कैन रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट हेल्प्स इन एड्रेसिंग द रूट कॉजेस ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फॉरेस्ट राइट है, किस तरह से, अगर हम फॉरेस्ट राइट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो किस तरह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को एड्रेस किया जा सकता है, उसके रूट कॉज को एड्रेस किया जा सकता है। तो पहले आपको समझना है रूट कॉज क्या है। रूट कॉज मैंने आपको पहले बताया, जो उनके साथ ये सारी चीज़ें देख लो, ये सारे इनके रूट कॉज हैं जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है। तो आपको पहले इसको प्रॉपरली जो PDF प्रोवाइड किया जाएगा, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल कहता है कि FATF ने रिसेंटली एक कार्गो सीज किया है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में जा रहा था और उस कार्गो में ड्यूल यूज आइटम्स पाए गए। पहले समझते हैं व्हाट इज ड्यूल यूज आइटम्स। ठीक है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट इज FATF। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 में G7 कंट्रीज के द्वारा फाउंड की गई थी। इसका हेडक्वार्टर, ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पेरिस में है, और ये होस्ट किया जाता है OECD, विच इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका मेन रोल क्या है? इसका मेन रोल ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना, जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको भी कॉम्बैट करना, प्लस ये मॉनिटर करता है कि अगर कोई भी कंट्री वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रही है या उसको फाइनेंस कर रही है तो उसको ये बहुत अच्छे से मॉनिटर करता है। और क्या क्वेश्चन उठता है, मॉनिटर करने के बाद ये करता क्या है? अगर FATF ने किसी चीज़ को मॉनिटर किया, उसे लगता है कोई प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ फर्दर ये फोरम्स में रखता है, जिसके रिएक्शन में जो कंट्रीज़ हैं वो लीगल एक्शंस लेती हैं। किस फॉर्म में लीगल एक्शंस लेंगी? वो ट्रेड पैक्ट्स को ख़त्म करेंगी उस कंट्रीज़ के साथ, उसकी इकोनॉमी को हिट करेंगी, ताकि ये सारी चीज़ें वो बंद कर सके, कोई भी कंट्री अगर शामिल है। ठीक है, अब समझते हैं व्हाट आर ड्यूल यूज आइटम्स। ड्यूल यूज आइटम्स ऐसे गुड्स, मटेरियल, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजीज होते हैं जो कि सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज हो सकते हैं। सिविलियन पर्पस क्या होता है? जैसे पीसफुल इंडस्ट्रीज हो गया, हेल्थ केयर हो गया, प्लस उसे मिलिट्री यूज के लिए भी किया जा सकता है, या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे मिसाइल, न्यूक्स
केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है। तो आप देखिए जैसे यहाँ पे एक फाइबर है, तो फाइबर का यूज़, कार्बन फाइबर को आप चाहे तो इसमें लगा लो, चाहे कार्बन फाइबर को आप मिसाइल की टिप में यूज़ करो, वो एग्जैक्टली नहीं पता चलता है हमें, ठीक है। और अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम का अगर हम यूज़ देखें तो वो पावर प्लांट्स में पावर प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, प्लस उससे न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया जाता है। और अगर हम एग्जांपल्स देखें ड्रोन्स का, ड्रोन्स को हम डिलीवरी पर्पस के लिए भी एक्सपेंड किया जा रहा है, प्लस ड्रोन से बॉम्बिंग और स्पाइंग भी की जा रही है। और अगर हम केमिकल्स को देखें, केमिकल का यूज़, केमिकल, इससे मेडिसिन भी बन रही है, इससे केमिकल वेपन्स भी बन रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर की बात की जाएगा, सॉफ्टवेयर का यूज़ अगर देखा जाए तो डेटा एनालिसिस के लिए भी किया जाता है, प्लस साइबर वॉरफेयर के लिए भी किया जाता है। तो इसको कहते हैं ड्यूल यूज प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। अब इसको कैसे मिसयूज करते हैं लोग, ठीक है। अब अगर आपको कोई एक कंट्री है, उसको अपना वेपन बनाना है, ठीक है, वेपन में वो यूज़ करना चाह रहा है, लेट्स से कार्बन फाइबर, ठीक है, या कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट जिससे कोई भी मिलिट्री कंस्ट्रक्शन या कोई भी मिलिट्री डेवलपमेंट करना हो या कोई वेपन बनाना हो, तो क्या करता है जनरली, वो शिपिंग के माध्यम से फॉल्स डिक्लेयर करता है कि भैया हम जो हैं, हम डिलीवरी, लेट्स से ड्रोन का एग्जांपल, वो कहता है कि भैया हम ड्रोन को इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री में, और वो शो क्या करता है, कहता है ड्रोन का यूज़ किस लिए होगा, हमारे यहाँ पे डिलीवरी करने के लिए। डिलीवरी कैसे होगी, अगर हमें मेडिसिन डिलीवर करना है क्रिटिकल जगहों पे जहाँ पे इनएक्सेसिबल है रोड, वहाँ पे हमें करना है, तो एक भारी मात्रा में अगर ये लोग ड्रोन्स को इंपोर्ट करते हैं, ये लोग, कहने का मतलब है कोई भी कंट्रीज, ठीक है, तो ये लोग फॉल्स डिक्लेरेशन करेंगे शिपिंग में और इसको इंपोर्ट करें, क्योंकि पता नहीं चलता ना एग्जैक्टली जब तक वो प्रोडक्ट पहुंच ना जाए, ठीक है। जो फ्रंट कंपनीज होती हैं वो फेक फॉर्म्स बनाती हैं ताकि सैंक्शंस बाईपास किए जा सकें, ठीक है। अगर कोई एक वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो किसी एक थर्ड पार्टी कंपनी बनाएगी जो कि बहुत ही पीसफुल दिखेगी, और उससे वो इंपोर्ट करेगा उस नाम से, और फाइनली जब प्रोडक्ट मिल जाएगा उस प्रोडक्ट को दोबारा वो वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज़ करेगी, ठीक है। वो एंड यूज़ को डाइवर्जन करते हैं, ठीक है। उनको क्या होगा कि इक्विपमेंट्स जो सिविलियन यूज़ के लिए किए जाएंगे डाइवर्ट कर देंगे मिलिट्री प्रोग्राम्स के लिए। उसका जैसे ऑटोक्लेव्स क्या होता है, ऑटोक्लेव्स एक मशीन होती है जिसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर में किसी चीज़ को गर्म किया जाता है, ओके। अब इसका यूज़ जनरली क्या जाता है, हॉस्पिटल्स में किया जाता है और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स में किया जाता है ताकि इससे बर्न किया जा सके, बट अब इसको एज अ मिसाइल फ्यूल में भी किया जाता है। तो अभी जो यहाँ पे हमें मिला है इंडिया में, जो चीज़ रोकी गई है वो कहीं ना कहीं ऑटोक्लेव से रिलेटेड है, इस वजह से FATF ने उसको पॉइंट आउट कर रखा है, ठीक है। आपको ऐसे पता है, ये भी मैंने बताया, पाकिस्तान बाउंड ऑटोक्लेव सीज्ड एट कांडला पोर्ट, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कि एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता है कि कंट्री किस पर्पस के लिए वो प्रोडक्ट ले जा रही है। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल लॉज होने चाहिए, FATF का कंप्लायंस एंड फाइनेंस मॉनिटरिंग और ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए। एक और सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि वेरीफाई किया जाए, आपका अगर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रही कंट्री और कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है उस प्रोडक्ट को, तो अगर लेट्स से ये कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, दूसरी कंट्री अगर इंपोर्ट कर रही है, तो इंपोर्टिंग कंट्री को ये बताना होगा कि हम एग्जैक्टली एंड पर्पस क्या होगा हमारे इस प्रोडक्ट को जो हम आपसे इंपोर्ट कर रहे हैं, प्लस इसका वेरिफिकेशन भी हो, तो ये कहीं ना कहीं एक वन स्टेप फर्दर सोल्यूशन होगा, ठीक है। प्लस इंटरनेशनल इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये भी बहुत अच्छा सोल्यूशन है जिसमें कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करें, अगर कहीं पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो शेयर करें डेटा को कि हमारे यहाँ पे ये इतने प्रोडक्ट्स आए हैं जो कि ड्यूल यूज़ की कैटेगरी में आते हैं FATF के अकॉर्डिंग, उसको हम किस तरीके से फर्दर यूज़ करें हैं, कैसे उसका एंड यूज़ हुआ है, ठीक है। AI का यूज़ किया जाए ट्रैकिंग के लिए, प्लस स्ट्रिक्ट पेनल्टीज रखी जाए वॉयलेशन के लिए, और एक्सपोर्टर्स को, इंडस्ट्रीज को और अच्छे से ट्रेन किया जाए ताकि वो और अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें पर्पस को जो ड्यूल यूज़ वाले आइटम्स हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, व्हाट आर ड्यूल यूज आइटम्स, वेरी बेसिक आपको बता दिया। हाउ डू दे पोज अ रिस्क टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एग्जामिन द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक FATF इन कर्बिंग देयर मिसयूज। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, आप सेक्शंस में इसको पढ़िए। व्हाट आर ड्यूल यूज आइटम्स मैंने आपको बताया, हाउ डू दे पोज अ रिस्क टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी वो भी मैंने आपको अभी समझाया,
एग्जामिन द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, FATF एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो कैसे काम करता है वो मैंने आपको बताया, किस तरह से उसका मिसयूज कर्ब किया जा सकता है वो भी आप यहाँ से इस चीज को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे मैं इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात हो तो आप अपनी एक आंसर कॉपी में क्या करें कि आप इसका आंसर लिखें। आंसर लिखने के बाद आपका एक ब्लूप्रिंट रेडी हो जाएगा। जैसे ये हमेशा कोई भी सोल्यूशन, जरूरी नहीं है कभी ड्यूल यूज के ऊपर ही आ रहा है, आप इस सोल्यूशन को बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कभी एक्सपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स की बात हो, वहां पे भी आप इस टॉपिक्स इसको डाल सकते हैं, वहां पे भी आप इसका इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने आंसर्स को। एक सोल्यूशन को, अगर आपके सामने एक टॉपिक के ऊपर सोल्यूशन है तो आपको इस तरह से उसको एक्सपैंड करना होगा कि आप उसी सोल्यूशन को दूसरे टॉपिक्स में भी यूज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लास्ट आपका, ये कहता है वार्मिंग विल कट यील्ड ऑफ स्टेपल क्रॉप्स पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, इस आर्टिकल का मेन मतलब ये है कि अगर वार्मिंग, हमारी जो करंट सिचुएशन में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे किस तरह से हमारी जो स्टेपल क्रॉप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होंगी। ठीक है, ये आर्टिकल उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करता है। सबसे बेसिक समरी पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें यह है कि करेंटली अगर 1 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग और हो जाती है, ठीक है, तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि 4% फॉल हो जाएगा कैलोरी इनटेक में। ठीक है, इनटेक नहीं, अवेलेबिलिटी में। अगर अभी करेंटली आप 1000 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग होती है तो आपके पास 4% कम मिलेगा। 4% का मतलब कितना हुआ? 4% का मतलब हो गया टोटल 40 कैलोरी आपको कम अवेलेबल होगी। तो आपको कितने में काम चलाना पड़ेगा? 960 कैलोरी ही आपको अवेलेबल हो पाएगी। ठीक है, आपको लगा है तो बहुत छोटा अमाउंट है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, क्योंकि आप अप्रोक्सीमेटली 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। ठीक है, पर कैलोरी में आपको कितने न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मिलते हैं, और अगर हम एज अ होलिस्टिक पॉपुलेशन की बात करें वर्ल्ड की, तो इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा सीवियर होगा। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो नॉर्दर्न इंडिया में वीट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि इंडिया में वीट का प्रोडक्शन भी होता है, एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग होती है तो ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका होगा। ठीक है, और ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर की पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। 2022 में जीएस पेपर 3 से क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा आगे समझें कि क्रॉप यील्ड जो रिडक्शन होने की बात हुई है, कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग होती है तो उससे अगर जो क्रॉप यील्ड रिड्यूस होगी उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, उसके शॉर्ट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाले हैं। सबसे पहले तो हमें क्लाइमेट रिजिलियंट सीड वैरायटीज़ और हमें बहुत ही क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा। ठीक है, ये एक सोल्यूशन है जिससे हम क्रॉप यील्ड को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉप यील्ड अगर रिड्यूस हुई, क्रॉप यील्ड कहने का मतलब है अगर हमारे पास 1 एकड़ लैंड है, उस 1 एकड़ लैंड पे अगर 100 यूनिट वीट प्रोड्यूस हो रहा है तो ये इसका यील्ड कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 1 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग होती है तो यहाँ पे यील्ड कितना हो जाएगा? इवन दो लेट्स से 95 हो रहा है तो 5 यूनिट कम हो रहा है। इस तरह से सॉरी इस तरह से अगर 5 यूनिट हर 1 एकड़ पे कम होगा तो आप सोचिए इंडिया में कितना ज़्यादा रिडक्शन होगा। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन ये है, हमें इरिगेशन एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, हमें ड्रिप स्प्रिंकलर का यूज़ करना पड़ेगा ताकि वाटर जो है उसका भी एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके, उसका वेस्टेज बचाया जा सके। ठीक है, हमें प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक्स करनी होगी जिससे वेस्टेज लीस्ट हो और मैक्सिमम आउटपुट मिला जा सके। हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रमोशन करना होगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का एक इस एग्जांपल आपको बताऊं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पूरे साल एक ही क्रॉप बोनी है, डाइवर्सिफाई करिए। प्लस आप अगर 1 एकड़ की लैंड है तो वहाँ पे आपका ये, जैसे कि ये एरिया बॉर्डर्स है, यहाँ पे आप किसी दूसरे प्लांट्स को, यहाँ पे कुछ दूसरे आप ट्रीज को लगाइए। इससे क्या होता है कि आपका फ्लड अफेक्टेड नहीं होगा पहली बात तो, प्लस कहीं ना कहीं ये यहाँ के सॉइल के लिए एफिशिएंट होगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, डिपेंडिंग ऑन द वहाँ का रीजनल सॉइल कैसा है। ठीक है, ये भी एक कहीं ना कहीं सोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, हमें ऑर्गेनिक और बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज़ करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम पेस्टिसाइड्स का और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते जा रहे हैं, उसका इन्वर्स इम्पैक्ट बहुत होगा।
हमें MSP का और क्रॉप इंश्योरेंस सपोर्ट देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट अच्छे से नहीं दे रही है तो वहाँ के फार्मर्स का अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रखा है, प्रोडक्शन लेट्स से उनका थोड़ा सा जो लेट्स से प्रोडक्ट है, ठीक है, फार्मर ने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया अपने फार्म पे, वीट था, राइस था मान लेते हैं, ओके। अब वीट और राइस प्रोड्यूस किया, उस पे उसकी क्वालिटी बहुत लो थी। लो क्वालिटी होने की बजाय क्या हुआ, वजह से उसका जो मार्केट प्राइस था जनरली 100 चल रहा है, तो इसका कितना वो मार्केट में कितना कहे 40 देंगे आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसने सीड तो लगाया ना, उसमें उसका लॉस हुआ, उसने इतना ह्यूमन एफर्ट लगाया वो भी लॉस हुआ। तो MSP हेल्प करता है, गवर्नमेंट का नहीं भाई कैसी भी कुछ भी हो 60 रुपए तो हम देंगे। तो इससे फार्मर को सपोर्ट मिलता है। जो क्रॉप इंश्योरेंस होता है ये भी हेल्प करता है, अगर पूरी की पूरी उसकी क्रॉप ही खराब हो गई सीजन की, तो इससे ये नहीं होगा कि उसके पास पैसे ही नहीं है, जो इंश्योरेंस है वो उस चीज़ को उसे रिबेट दे देगा और उससे वो नेक्स्ट ईयर फिर से प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। इसका अब हम देखते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस टू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन इंडिया, ओके। हाउ डू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड सोल्यूशन टू एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस। ये मैंने आपको अभी बताया कि क्या क्या चैलेंजेस हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में, ठीक है। अभी आपको मैं बता रहा था कि आप बॉर्डर्स पे अगर यहाँ पे जो एक एग्जांपल बताया, ट्रीज लगाएंगे या फिर ऐसे प्लांट्स लगाएंगे जो सही होंगे, बट इसके चैलेंजेस भी हैं, वो डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, ठीक है। और इसका सोल्यूशन कैसे एमर्जिंग टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हैं एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस में, उसका भी सोल्यूशन आप यहाँ से ले सकते हैं कि जो क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, सीड वैरायटीज़ हैं, ठीक है, आपका हाई यील्डिंग सीड्स हैं और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं, उनका यूज़ करके हम इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ओके। सो इसका एक फ्रेमवर्क बना के, जिस तरह से आपको सोल्यूशन बताया, प्रॉब्लम बताया, उससे आप एक ब्लूप्रिंट बना के अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।